हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मैं एक लेक्चर एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। तो आज का ये लेक्चर शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बेसिक बता दें जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था आपको। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है और ये ग्राफ किसका होता है? साइन का। ये ग्राफ किसका होता है? साइन का। इसीलिए हम इसको साइन्यूसॉइडल वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइन्यूसॉइडल वेव। ओके, इस हिसाब से। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का जो राउंड है इसका, इसको एक साइकिल बोलते हैं, वन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वन साइकिल बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? रिपीट होगा, ये फिर से ऐसे रिपीट होगा, फिर इसके बाद रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होगा। ओके, तो या जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं ना वन साइकिल के लिए ही करते हैं। आपको पता है कि जो चीज़ें वन साइकिल के लिए वैलिड होंगी वो आगे भी वैलिड होंगी, क्योंकि इसके आगे तो वो चीज़ें रिपीट हो रही है ना, इसके आगे तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो वही सिस्टम है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है, अगला टॉपिक जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे। इससे पहले जो हमने एसी का जो लेक्चर लास्ट पहला वाला जो लेक्चर जहाँ ख़त्म किया था ना, उसकी आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो आपका है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट में आरएमएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? आरएमएस, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अब ये हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की? तो आप देख रहे होगे ग्राफ में कि जो एसी है ना वो टाइम टू टाइम क्या होती है? चेंज होती रहती है। इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अपने जो घरों में जो 220 वोल्ट आ रहा है ना, इंडिया का वोल्टेज कितना है? 220 वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये जो 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्टेज जो है ना, ये क्या है? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसकी? वोल्टेज की। क्या है ये? रूट मीन। दरअसल होता क्या है, अपने घरों में जो करंट आ रहा है ना उसका वोल्टेज जो है ना +311 से -311 तक चेंज होता है। +311 से -311 तक क्या होता है? चेंज होता है। समझ गए ना। तो अब हम लोग कहेंगे कि भाई अब इसके बीच में जीरो भी आएगा। अब आपको पता है कि +311 से नीचे जब चलेंगे अपन -311 तक, तो इसमें बीच में जीरो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपसे जो कहा जाए कि भाई आप बिल किस चीज़ का पे कर रहे हो, तो आपके घरों में जो 220 वोल्ट आया ना उसका पे कर रहे हो, ना आप 311 का पे कर रहे हो, ना आप -311 का पे कर रहे हो। ये पीक वैल्यू होती है। ये क्या होती है? पीक वैल्यू। मीन ये हुआ कि जो 220 वोल्टेज है ना वो मैक्सिमम कितना चेंज होता है? 311 से मिनिमम -311 तक। इनकी ये पीक वैल्यू है। ओके, अपर साइकिल में और ये लोअर साइकिल में, तो ये प्लस में और ये माइनस में। तो हम जो बिल पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो 220 वोल्टेज का करते हैं। और ये जो 220 वोल्टेज है ना, ये आपका वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। वोल्टेज की क्या है? आरएमएस वैल्यू है। इसी टाइप से करंट की भी आरएमएस वैल्यू होगी। तो हम करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? समझो, आरएमएस वैल्यू होती क्या है? उसके लिए हम बात करते हैं कि भाई आरएमएस वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे। मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में, तो थोड़ा याद रखना मैथमेटिक्स को हम। अब यहाँ देखो, IRMS की बात करें अपन, अल्टरनेटिंग करंट है IRMS, ठीक है ना। IRMS करंट की IRMS वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसके नाम से पता चल रहा है, रूट फिर मीन फिर स्क्वायर, यानी कि रूट लगाओ, मीन फिर स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का क्या करना है आपको? औसत करना है, एवरेज करना है। आई स्क्वायर का एवरेज और उसका रूट क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको आई का क्या बताया था? एवरेज बताया था। यहाँ हमें आई स्क्वायर के एवरेज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमें आई स्क्वायर के एवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो जो आई स्क्वायर का एवरेज होगा वो कैसे फाइंड करेंगे अपन? आई स्क्वायर का जो एवरेज होगा तो वो सिंपल है,
आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा आपका 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से t डी टी। जैसे आई का एवरेज क्या बताया था हमने आपको, आई का एवरेज था 0 से t आई डी टी अपॉन 0 से t डी टी। ये आई का एवरेज है। ये किसका एवरेज है, आई का एवरेज है। वैसे आई स्क्वायर का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट 0 से t इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन लिमिट 0 से t इंटीग्रेशन डी टी। ये आई स्क्वायर का एवरेज फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब कैसे फाइंड करोगे समझो। आई की वैल्यू क्या थी, आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या थी, आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखो, ठीक है ना। तो ये आई स्क्वायर का एवरेज कितना हो जाएगा आपका 0 से t। अब यहाँ देखो आई स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ये आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा लिमिट 0 से t डी टी। अब आई जीरो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो जब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को बाय ट्रांसपोजिशन इधर लेके आएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और ये जो 2 है ना, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसी टाइप से अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बताना चाहें ना, तो ये आ जाएगी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। नहीं समझे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, है नहीं है ना। चलो अब इसको उठा के यहाँ रखो, तो अगला स्टेप अपना क्या होगा, अगला स्टेप अपना हो जाएगा, आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है ना, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको फिजिक्स बहुत अच्छी करा दूंगा मैं, ठीक है ना। और ये आई जीरो का स्क्वायर, आई जीरो का स्क्वायर और आई जीरो का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और डी टी, और अपॉन में कितना इंटीग्रेशन 0 से t डी टी। ओके, फिर इसके बाद देखो आई जीरो स्क्वायर और अपॉन में 2 ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में t माइनस cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, और हमने कहा था t के कोफिशिएंट का क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2 ओमेगा का डिवाइड होगा, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से t। अपॉन में आ जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन t और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से t। दिख रहा है क्या आपको। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करो। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं अपन, पहले अपर लिमिट, इधर देखो ये लिमिट है ना, ये जो t है ना, इस स्मॉल t के प्लेस पे, इस स्मॉल t के प्लेस पे क्या पुट करोगे, पहले t पुट करोगे, फिर 0 पुट करोगे दोनों के प्लेस पे। तो ये हो जाएगा आपका कितना t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, और माइनस t के प्लेस पे 0 पुट करोगे ना तो 0, और यहाँ t के प्लेस पे 0 पुट करोगे ना तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, ओवरऑल 0, अपॉन में कितना t माइनस 0, अपॉन में कितना t माइनस 0। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इसके बाद हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, हम आई स्क्वायर का एवरेज फाइंड कर रहे हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं,
क्योंकि जब हमें आई स्क्वायर का एवरेज पता चलेगा तो हम IRMS वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? IRMS वैल्यू। ओके, फिर इसके बाद क्या करोगे ये 0 के छोड़ दो, अब यहां बचेगा आपका I0 स्क्वायर अपॉन 2, ये t का t बचेगा, t माइनस 0 क्या बचेगा? t बचेगा, t का इसमें डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी। ओके, फिर इसके बाद हमने कल ही बताया था ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, डायरेक्ट याद रखो 2 पाई। कहाँ से आई है ये? कल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको डिटेल में। ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन, ऐसे समझो t इक्वल टू होता है या ओमेगा इक्वल टू होता था 2 पाई अपॉन टी, याद है क्या? 11th में पढ़ा होगा आपने। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो t का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ देखो ओमेगा टी के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई पुट करोगे ना, साइन 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 4 पाई। तो आगे का जो स्टेप बनेगा वो होगा आपका आई स्क्वायर का एवरेज, और ये हो जाएगा आपका I0 स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 पाई, यहाँ 2 पाई पुट करोगे। ठीक है, और बस यही बचा। साइन 4 पाई का मान 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करो तो ओवरऑल 0, तो ये 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ना तो आई स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें चाहिए क्या? IRMS वैल्यू। IRMS वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको? अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? आई स्क्वायर का एवरेज होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? आई स्क्वायर का एवरेज। आई स्क्वायर का एवरेज कितना आया अपना ऊपर? I0 स्क्वायर अपॉन 2, और I0 स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में √2। ये IRMS वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप ERMS वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ERMS वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? E0 अपॉन √2। ERMS वैल्यू क्या आ जाएगी? E0 अपॉन √2। और हमने क्या बताया था आपको? E0 के मतलब E की प्लेस पर हम V यूज कर सकते हैं। E वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो VRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V0 अपॉन √2। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो ये है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या है आपकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दिख रहा है कि आपको जो कुछ भी लिखा है सब? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। यहाँ कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिए ना। ठीक है ना, अब यहाँ देखो इंडिया में जो 220 वोल्टेज है ना, इंडिया में जो 220 वोल्ट है, ये क्या है? हमने आपको जो फॉर्मूला लिखा है ना, V0 इक्वल टू VRMS या ERMS इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन √2। ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना, तो ये जो 220 वोल्टेज है ना वो क्या है? V0 है कि VRMS? तो अभी बताया था मैंने आपको, ये VRMS है। क्या है ये? VRMS। इंडिया में जो VRMS की वैल्यू है वो है 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो फिर V0 क्या होगा? यहाँ से बताओ जरा, V0 क्या होगा? √2 मल्टीप्लाई VRMS। ठीक है ना, VRMS की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 311 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 311 वोल्ट। तो ये जो 311 वोल्ट है ना, ये पीक वैल्यू है। क्या है ये? पीक वैल्यू। ये क्या है? ये पीक वैल्यू है। अब आप ऐसे समझो कि नहीं, एक क्वेश्चन आता है कि भाई AC ज़्यादा डेंजरस है कि DC? तो AC ज़्यादा डेंजरस होती है। क्यों होती है? हमको लग रहा है कि भाई 220 का वोल्टेज का झटका लगा, 220 का नहीं लगेगा। कितने का लगेगा? 311 वोल्टेज का झटका लगेगा। ठीक है ना, 311 वोल्टेज का झटका लगेगा तो भाई साहब मज़े आ जाएंगे आपको ज़िंदगी के। बात समझ रहे हो ना? ये पीक वैल्यू है बेटा। ये बेटा क्या है? ये पीक वैल्यू है। ठीक है ना, किसकी? वोल्टेज की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अपने घरों में आता है ना, उसकी ये पीक वैल्यू है। तो हम लोगों को जो VRMS वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है ना, वो 220 वोल्टेज है, और इसकी पीक वैल्यू 311 का। स्विच में उंगली डालोगे तो 220 वोल्टेज का झटका नहीं लगेगा। कितने का लगेगा? 311 का लगेगा। इसीलिए कहते हैं AC मोर डेंजरस देन DC।
अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसी की। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था तो मैंने कहा लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। साथ लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा खराब होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसी, एसी की प्रॉपर्टी क्या है, और अपने इंडिया में एसी को प्रेफर ज़्यादा, मतलब एसी क्यों ज़्यादा वाइडली यूज हो रही है, डीसी क्यों नहीं। तो कुछ एसी के एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम एसी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एसी में पहला पॉइंट ये है, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी बाय राइजिंग इट्स वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है ना। मतलब एसी को हम बहुत लंबी डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ यूपी में बिजली बन रही है, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और हमें साउथ में तमिलनाडु में कहीं इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, तो हम उसको इजीली भेज सकते हैं उसके वोल्टेज को इंक्रीज करके, देखिए लिखा है ना, और विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, और राइजिंग इट्स वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का यूज करके हम उसके वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, फिर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेज सकते हैं। ये एसी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर उसको भेजते हैं तो उसका वोल्टेज डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। सेकंड है, एसी कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू डीसी व्हेन नीडेड। अगर हमें डीसी की ज़रूरत है तो हम एसी को बहुत आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। बेस्ट पॉइंट है ये। और एसी सस्ती भी होती है डीसी के कंपैरिजन में। एसी को बनाना, एसी को प्रोड्यूस करना, मतलब कहते हैं ना जब प्लांट लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ बहुत इजीली हम एसी को बना सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट है आपका, एसी जनरेटर्स एंड मोटर्स आर मोर एफिशिएंट एंड देयर कॉस्ट इज आल्सो लेस देन डीसी जनरेटर्स एंड मोटर्स। यानी कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो या तो एसी जनरेटर होगा या एसी मोटर होगी, या डीसी जनरेटर होगा या डीसी मोटर होगी। तो जो एसी जनरेटर और एसी मोटर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं कंपैरिजन टू डीसी, और वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस के भी होते हैं, कम कॉस्टली हैं, बहुत कम कॉस्टली हैं, बहुत कम कॉस्ट के हैं, ठीक है ना। ये भी एक, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर बात करते हैं अपन डिसएडवांटेजेस के। किसकी बात करते हैं हम? डिसएडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस क्या हैं समझो। एसी वोल्टेज ऑफ एनी वैल्यू इज मोर डेंजरस देन डीसी वोल्टेज। यानी कि जो एसी वोल्टेज है वो ज़्यादा खतरनाक है डीसी के कंपैरिजन में, किसी भी वैल्यू का। क्यों खतरनाक है? तो डीसी वोल्टेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज √2 टाइम्स इट्स आरएमएस वैल्यू। हमने क्या बताया था इससे पहले, जस्ट पहले बताया था कि जो 220 वोल्टेज घरों में आ रहा है वो 220 वोल्टेज आरएमएस वैल्यू है बेटा। कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। इसकी पीक वैल्यू हमने आपको कैलकुलेट करके बताई थी 311। कितनी है? 311। मतलब अगर हम 220 वोल्टेज को टच करते हैं तो हमें 311 का झटका लगेगा, समझ गए ना। वो 311 का झटका बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए एसी वोल्टेज जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किसके कंपैरिजन में? डीसी वोल्टेज की कंपैरिजन में। और उसकी जो पीक वैल्यू है वो √2 टाइम्स, √V0 जो है ना वो √2 टाइम्स होगी किसके? VRMS वैल्यू के। समझ गए ना, ये अभी लिखाए थे हम। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, AC ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी डज नॉट फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये वायर है, सपोज दैट ये वायर है, तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी की AC इससे हम फ्लो करेंगे ना तो इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो नहीं होगी, इसके सरफेस से होगी। इसके कहाँ से होगी? सरफेस से होगी। जब किसी भी वायर के सरफेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना तो वहाँ एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होती है। और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी ना तो अपना फिर काम ही खराब हो गया। बात समझ रहे ना। तो आपने देखा होगा कभी कभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी ठीक करते समय आपने देखा कोई वायर पड़ा है तो उसको मुंह से दांत से छीलते हैं ना, तो उसमें देखा पतले पतले बहुत सारे वायर होते हैं। देखें क्या? पतले पतले बहुत सारे वायर होते हैं। और गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अपने मोहल्लों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके जो वायर होते हैं ना सिल्वर के, देखा होगा आपने, सॉरी एल्युमिनियम के होते हैं ना, एल्युमिनियम के होते हैं ना। तो एल्युमिनियम के जो वायर होते हैं देखा होगा उसमें एक सिंगल वायर नहीं होता, पतले पतले कई सारे वायर होते हैं और उनकी चोटी सी बनी होती है। मतलब वो आपस में एक दूसरे से
फंसे हुए होते हैं और उनको मिला मिला के एक वायर बनाया जाता है। पतले पतले वायर यूज क्यों करते हैं? घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी अपने ये बना रखी है ना, घरों में जो फिटिंग कर रखी है इलेक्ट्रिसिटी की, इसका जो वायर होगा तो वायर में जो होगा उसमें पतले पतले वायर होते हैं। एक वायर छीलो आप, एक वायर निकालो तो उसमें एक सिंगल वायर नहीं होता, पतले पतले वायर होते हैं। यही प्रॉब्लम होती है उसमें, समझ गए ना? उसमें यही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? AC ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डज नॉट फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर while it flows through the layer of the surface, यानी कि सरफेस की जो लेयर है उससे फ्लो होता है हाई फ्रीक्वेंसी का। सो इन प्लेस ऑफ ए थिक वायर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन वायर्स इज यूज्ड। एक मोटे तार की जगह हम पतले पतले तारों का एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिससे ये प्रोसेस कम हो पाए और एनर्जी लॉस बच पाए। समझिएगा ना? तो ये डिसएडवांटेजेस हैं और ये आपके क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ AC। अब हम लोग बात करेंगे, देखो आर हमने आपको पढ़ाया था 5th चैप्टर में, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और फिर हमने आपको सी 4th चैप्टर में पढ़ाया था कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और फिर इसमें आ जाएगा आपका L इससे पहले वाले चैप्टर में है। आप वीडियोस देख के बताना क्या हमने L वाला टॉपिक पढ़ाया है या नहीं, ठीक है ना? L देखो ये कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है। ये क्या है? इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस का सिंबल हमने कैसे बताए थे? ऐसे बताए थे। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे बताया था? ऐसे बताया था। और इसका सिंबल होता है ऐसे, स्प्रिंग सी होती है। क्या होती है? तो ये इंडक्टर है, रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है एंड इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है। ये 3 एलिमेंट हैं जो मेजरली हर सर्किट में आपको मिल जाएंगे। अब इन्हीं एलिमेंट्स में हम AC फ्लो करेंगे। क्या फ्लो करेंगे? AC फ्लो करेंगे तो हम करंट और वोल्टेज की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? करंट और वोल्टेज की स्टडी करते हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे इनमें, क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे अगर हम इन तीनों में AC यूज करें। क्या यूज करें? AC। वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो आप, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।